और बताइए आप सब कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं? चलिए अच्छी बात है, सब लोग ठीक है। तो आइए, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन के सिद्धांत क्या हैं और कैपिटलाइजेशन के कितने प्रकार होते हैं। कैपिटलाइजेशन हमने बताया था कि दो प्रकार होते हैं, एक होता है ओवरहेड कैपिटलाइजेशन और दूसरा होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसके क्या प्रकार, कितने मतलब इसके क्या कारण होते हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ओवर कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले ये सोच लीजिए, ये समझ लीजिए कि ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन इन दोनों में क्या होता है। ठीक है, इन दोनों को पहले हम लोग समझ लेते कि ये होते क्या हैं। तो देखिए, कहता है कि हमें इस बात की छानबीन करनी होगी कि उस कंपनी की आय को देखते हुए, ठीक है, उसके पूंजीकरण की मात्रा उचित है अथवा अनुचित। यदि उचित है तब तो ठीक है, अथवा अगर अनुचित है, यदि यह मात्रा उचित है तो इसे उचित पूंजीकरण कहा जाएगा, और यदि अन्यथा अति पूंजीकरण या अल्प पूंजीकरण कहा जाएगा। यदि जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक रेशियो आप बना लीजिए, ठीक है, कहता है कि देखिए तीन तरह की चीज़ें होती है। एक होती है पूंजीकरण, एक होती है अल्प पूंजीकरण, अल्प पूंजीकरण, दूसरा होता है उचित पूंजीकरण, और तीसरा होता है अति पूंजीकरण। अब ये बताइए, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अल्प पूंजीकरण है तो भी नुकसान होगा, अगर अति पूंजीकरण है तो भी कुछ ना कुछ क्या होगा, आपको परेशानी होगी। अगर ये दोनों चीज़ें अगर नुकसान हो, अगर किसी प्रकार से हो जाती हैं, तुलनात्मक होती हैं। देखिए क्या होता है कि तुलनात्मक होती है, जब तुलना करते हैं तो यदि इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया आता है, ठीक है, तो आपको क्या हो सकती है, किसी न किसी प्रकार का आपका नुकसान होगा या परेशानी, किसी न किसी तरह से आपकी परेशानी होगी। लेकिन यदि उचित पूंजीकरण होता है, जैसे मान लीजिए आप सामान लेने जाते हैं तो पहले वाले जो तरजीह फटकरा देखते होंगे, दोनों पल्ला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर दोनों पल्ला बराबर हो तब तो ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक ऊपर या नीचे होता है तो क्या होता है, या तो आपका नुकसान होगा या तो जिससे आप माल क्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसका नुकसान होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, तो इसी को अगर कहता है कि इसमें यही कहता है कि अगर बराबर है, यदि उचित पूंजीकरण, दो तरह की चीज़ें होती है, ये अनुचित हो जाती हैं। ये क्या हो जाती है, अनुचित पूंजीकरण कहते हैं किसको किसको। तो ये तो या तो ओवर कैपिटलाइजेशन, या तो अंडर कैपिटलाइजेशन हो, या तो ओवर कैपिटलाइजेशन हो। अगर ओवर कैपिटलाइजेशन हो तो भी दिक्कत है, अंडर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा तो भी दिक्कत है। लेकिन अगर इक्विरेट हो जाए, ठीक है, यानी कि यदि बराबर पूंजीकरण होता है तो उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन ये इसको कहते हैं अनुचित पूंजीकरण। जैसे ये हमारा क्या है, उचित पूंजीकरण है, और ये दोनों क्या होंगे, अनुचित पूंजीकरण होंगे, जो कि हमारे लिए किसी न किसी तरह से क्या होंगे, परेशानी के कारण बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन यानी कि अति पूंजीकरण। अति पूंजीकरण की बात करते हैं सबसे पहले, ये क्या होता है। ठीक है, अति पूंजीकरण की हम लोग बात करते हैं। जब कोई कंपनी, देखिए इसमें कहता है कि जब कोई कंपनी कुल विनियोजित पूंजी द्वारा इतनी आय प्राप्त करने में निरंतर असफल रहती है, क्या कहते हैं, जब कोई कंपनी विनियोजित पूंजी यानी कि इन्वेस्टमेंट के बाद भी क्या करती है, इतनी आय प्राप्त करने में असफल रहती है, जिससे कि वो असाधारण अंश पूंजी पर उचित दर देने से लाभांश नहीं दे पाती, तो ऐसी दशा को अति पूंजीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहता है, यहाँ कहा गया कंपनी की औसत आय की तुलना में उसे के पूंजीकरण की राशि अधिक है। क्या कर रहा है, कंपनी की औसत आय की तुलना में यदि उसकी पूंजीकरण की, ठीक है, अधिक हो जाए, उसकी पूंजी की मात्रा क्या हो जाए, पूंजी की जो राशि अधिक हो जाए, तो इस स्थिति को के निरंतर चालू रहने पर कंपनी की विनियोजित कुल संपत्ति का वास्तविक मूल्य उसके लेखे या पुस्तकों में दिए गए मूल्य से कम हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण अंशों का बाजार मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब अति पूंजीकरण हो जाएगा, ठीक है, इसमें साफ साफ कह रहा है कि जब कोई कंपनी विनियोजित पूंजी द्वारा यदि इतनी असफल मतलब हो जाए, इतना असफल हो जाए, वो लाभ ना कमा सके कि ताकि जो उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो उसकी उचित इन्वेस्टर्स हैं,
उतना भी उसके अलावा मतलब किसी प्रकार का लाभांश नहीं दे पाती है, ठीक है, लाभांश न दे पाती, तो ऐसी दशा को क्या कहते हैं? अति पूंजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अति पूंजीकरण कहते हैं। कहता है कि जब किसी कंपनी के में अस्थायी संपत्तियों का वास्तविक मूल्य निर्गमित अंशों एवं बांडों के सममूल्य के योग से कम होता हो, तो ऐसी दशा में वह कंपनी अति पूंजीकृत मानी जाती है। या एक तरह से और कह सकते हैं कि अति पूंजीकृत कंपनी अपनी पूंजी पर प्रचलित दर से लाभ उपार्जित नहीं कर पाती है। यानी कि जितनी, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, जितनी पूंजी लगाई है और पता चलता है कि उसमें क्या करती है, वो अपनी पूंजी भी नहीं निकाल पाती है, अपनी क्या कर सकती है, अपना इनकम भी नहीं कर पाती है, अपना मतलब खर्चा भी नहीं चला पाती है, तो ऐसे कंपनी को क्या कहेंगे? पूंजीकृत कंपनी, अति पूंजीकृत कंपनी कहेंगे। यानी स्पष्ट रूप से अगर आप समझेंगे तो ओवर कैपिटलाइजेशन हम उसे कहते हैं जहाँ पर यानी कि जितनी पूंजी हम लगा रहे हैं किसी बिजनेस को करने में, किसी व्यवसाय को, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम दुकान तो खोलते हैं, मतलब कोई शॉप खोलते हैं, कोई बिजनेस खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मतलब पता चलता है कि हम लगाएं 100 रुपया, मतलब बिजनेस में हम लगा रहे हैं 10,000 रुपया, पता चला है मेरा 10,000 का जो मेरा कैपिटल है, जो मेरी पूंजी है, वो भी हमसे क्या हो रही है, नहीं निकल पा रही है महीने में। तो हम क्या करेंगे? ऐसी पूंजी को क्या कहेंगे? अति पूंजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अति पूंजीकरण, यानी कि ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं, जहाँ की हमारा सिर्फ मेरा खर्चा भी, यानी कि मेरे बिजनेस का खर्च भी नहीं निकल पाए, ऐसे ही को क्या कहते हैं? ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। क्या कहता है? टेस्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, यानी कि अति पूंजीकरण की परीक्षण। अति पूंजीकरण का परीक्षण क्या होता है? कह रहा है कि इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन में है या अंडर कैपिटलाइजेशन में, ठीक है, या एक्यूरेट कैपिटल, या मतलब उचित कैपिटलाइजेशन, उचित पूंजीकरण है, या अल्प पूंजीकरण है, या अति पूंजीकरण है। इस बात का कैसे हमें पता चलेगा? तो देखिए भाई, इसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ को देखिए, सब्जी तीखी है या मीठी है, उसके लिए हमें कैसे पता करना पड़ता है? हमें सब्जी खानी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जी खाना पड़ेगा कि नमक तेज है या मिर्चा ज़्यादा है या फिर कम है या फिर तीखी कम है या कहीं मिर्ची की जगह पे चीनी ना पड़ गया हो। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है? हमें पहले उसकी जांच करनी पड़ती है, परीक्षण करना पड़ता है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, यानी कि ओवर कैपिटलाइजेशन है, अंडर कैपिटलाइजेशन, इसकी जानकारी लेने के लिए हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। तो कह रहा है कि अति पूंजीकृत कंपनी अपनी पूंजी पर प्रचलित दर से लाभ नहीं, हाँ, इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि कोई कंपनी अति पूंजीकृत है या अंडर पूंजीकृत, मतलब अल्प पूंजीकृत है? तो इस बात का पता लगाने के लिए व्यवसाय के लेखे मूल्य एवं उसकी वास्तविक मूल्य की तुलना करके इस ज्ञात किया जा सकता है कि यदि लेखा मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक है, यदि लेखा मूल्य जो है वास्तविक मूल्य से अधिक है, तो यह माना जाएगा कि कंपनी में क्या है? अति पूंजीकरण की स्थिति है। जाहिर सी बात है, जब हम देखिए जो हमारा कास्ट ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, यानी कि जो लेखा हम कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी लागत लेखांकन जो हम कर रहे हैं, और पता चले कि जो हमारी लागत लेखांकन है, जो हमारी इनकम हो रही है, उससे क्या है? अधिक है। यानी कि हमारा मतलब इनकम जो है कि हम कंपनी में, यानी कि जो हमारी सालाना इनकम, जो मंथली हम जो बिजनेस किए हैं 10,000 रुपये से, पता चल रहा है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? 4 ही 5,000 या 10,000, 8,000, 7,000 हो रहा है, 9,000, और हमारी पूंजी कितनी लग रही है? 10,000 रुपये मंथली लग रही है, और कमा कितने रहे हैं? 8-9 हज़ार। तो ये क्या हुआ? ये ओवर कैपिटलाइजेशन ही तो हुआ। तो कैसे पता चला? तो भाई हमने अपने अकाउंट्स को मिलाया, यानी कि हम अपने कॉस्ट ऑफ अकाउंट्स को मिलाया कि यानी जो हमारी लागत है वो कितनी है और जो हमारी इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है। तो भाई पता चल रहा है कि हम जो कमा रहे हैं, यानी कि जो हमारी आय हो रही है वो कितनी हो रही है? हमारे लागत से भी कम है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? ओवर कैपिटलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ओवर कैपिटलाइजेशन कहेंगे। ठीक है। उसी तरह कहा है कि अति पूंजीकरण के कारण क्या क्या होते हैं, यानी कि कॉजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, कॉजेज अति पूंजीकरण के कारण
अति पूंजीकरण के कारण क्या क्या हैं? तो भाई देखिए, अति पूंजीकरण के लिए कई प्रकार के कारण उत्तरदायी होते हैं। जैसे अति पूंजीकरण के लिए क्या होते हैं? कई प्रकार के कारण उत्तरदायी, जैसे आय के प्रारंभिक अनुमान में त्रुटि। पहला क्या होता है? आय के प्रारंभिक अनुमान में त्रुटि की बात करता है। ठीक है, अनुमान में त्रुटि। ठीक है, उसके बाद बात करता है निम्न दर पर पूंजीकरण। निम्न दर पर पूंजीकरण। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तीसरा कह रहा है कि संपत्ति का बढ़े हुए मूल्य पर हस्तांतरण। संपत्ति का बढ़े हुए मूल्य पर हस्तांतरण। ठीक, उसके बाद चौथा कहता है इसमें कि प्रवर्तन की उचित लागत। प्रवर्तन की ऊंची लागत। प्रवर्तन की ऊंची लागत। उसके बाद कहता है उदार लाभांश नीति। उदार लाभांश नीति की बात करता है। फिर कहता है कि दोषपूर्ण अवक्षरण। दोषपूर्ण ह्रास नीति की बात करता है। दोषपूर्ण ह्रास नीति की बात करता है। फिर कहता है तेजी के काल में स्थापित कंपनियां। तेजी के काल में स्थापित कंपनियां। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ठीक है, तो ये इसके प्रकार हैं। क्या है? प्रकार है। पहला कहता है कि यदि आय के प्रारंभिक अनुमान में त्रुटि हो जाए। क्या हो जाए? आय के प्रारंभिक अनुमान में त्रुटि हो जाए। ठीक ना, जैसे हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं? हम कंपनी को शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आरंभ में आय का अनुमान 27,500 आंका गया, जिसे 10% की प्रचलित दर से पूंजीकृत करके पूंजीकरण की कुल मात्रा 2,75,000 निश्चित की गई। बाद में अज्ञात हुआ कि आय अनुमान के विपरीत केवल 21,500 ही है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया कि आय हमने आंका था, चलिए हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं और हमने क्या किया कि हम मान लीजिए कि इनकम से लगा, हम सोचते हैं कि मतलब जो बिजनेस करने जा रहे हैं इसमें जो हमारा पर मंथ मान लीजिए जो इनकम होगा वो कितना हो जाएगा? मान लीजिए हमारा जो पर मंथ इनकम हो जाएगा लगभग 25,000। ठीक है, हमने 25,000 आग करके चला था कि पर मंथ जो कम से कम हमारा जो इनकम हो जाएगा वो 25,000। लेकिन पता चलता है बाद में क्या पता चलता है कि यह इनकम माइनस होकर के 20,000 पे आ गई है। जब हम बाद में तुलना करते हैं तो क्या होता है? हमारा ये मालूम पड़ता है कि हमने बिजनेस में जो पूंजी लगाई थी और जो हमने मतलब उम्मीद करके चले थे हम कि कम से कम 25,000 रुपये का क्या होगा? हमारा मुनाफा होगा, यानी कि मतलब हमारी इनकम होगी, और होती कितनी है? 20,000 की। ठीक है, हमारी इनकम कितनी हो जाती है? 20,000 की। तो इस तरह से जो अनुमान हम लगाते हैं तो कभी कभी गलत अनुमान भी हमसे क्या हो जाता है? लगने के कारण क्या होती है? अति पूंजीकरण के कारण बन जाती है। उसके बाद कहता है कि निम्न दर पर पूंजीकरण करना, यानी कि निम्न दर पर यदि आय का अनुमान तो ठीक निकलता है किंतु जिस दर से उसे पूंजीकृत किया गया वह प्रचलित दर से कम थी तो भी अति पूंजीकरण की दर 10% न होकर 12.5% होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? कभी कभी निम्न दर पर पूंजीकरण हो जाता है। जैसे हमने कुछ दर क्या किया है? लगाना था कुछ और,
ठीक है, हमें लगभग मान लीजिए कि उचित दर लगाना था और हमने क्या कर दिया, अनुचित लगा दिया। जैसे हमने जैसे मैं इसमें कहा है कि यदि आय का अनुमान तो ठीक निकलता है, किंतु जिस दर से उसे पूंजीकृत किया गया वो अप्रचलित दर से कम थी। यानी कि मान लीजिए कि इस समय कोई जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु आप खरीदते हैं, ठीक है, और आप क्या किए, कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, होलसेल में लेके आते हैं और आप लेके आए उस सामान को। जैसे मान लीजिए कि जैसे अधिकतर होता है, बहुत बार ऐसे कई दुकानदार होते हैं जिनको कि पिछला रेट मालूम होता है और अगले रेट में क्या होता है, वो उसका रेट प्राइस बढ़ चुका होता है। मान लीजिए उसका क्या होगा, ये बोर्ड ही है, इसका बोर्ड मतलब जो होलसेलर है वो लेकर के आया, ठीक है, इसको लेके आया 500 में, वो हमेशा क्या करता है, इसको 500 में लेके आता है, बेचता है इसको 700 में। पता चलता है कि जब अगली बार वो जो होलसेलर है इसको भेजा है कितने में, 700 में, और ये क्या करता है, ये भी उठा करके उसको क्या करता है, उसी रेट पर बेच देता है। तो ना उसकी लागत निकलती है, ठीक है, वो क्या होता है, क्योंकि वो भाई आ रहा है तो उसमें और भी है, गाड़ी का खर्च है, यानी कि ढुलाई खर्च, मतलब वहाँ से जो लेबर उसको लाद रहा है, मतलब लोड कर रहा है उसके भी, और जो यहाँ पे जो खाली कर रहा है यानी कि उतार रहा है, ठीक है, गोडाउन तक ले जा रहा है, उसका खर्च भी। तो पता चलता है कि 700 से वो 750 रुपया हो गया है, और ये क्या कर रहा है, उसको 700 रेट पर ही, मतलब रेट का रेट बेच रहा है इस बोर्ड को। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये भी ओवर कैपिटलाइजेशन का कारण हो जाता है। उसके बाद संपत्ति का बढ़े हुए मूल्य पर हस्तांतरण क्या करता है, संपत्ति का बढ़े हुए मूल्य पर हस्तांतरण कर देना भी क्या कहलाता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि पूंजीकरण के कारण बन जाते हैं। प्रायः देखने में आता है कि प्रवर्तन के समय प्रवर्तकों अथवा विक्रेताओं द्वारा प्रस्तावित कंपनी को हस्तांतरित की जाने वाली संपत्ति का मूल्यांकन उसके वास्तविक मूल्य से अधिक राशि पर किया जाता है। जो उसकी वास्तविक मूल्य होती है उससे अधिक मूल्यों पर क्या कर दिया जाता है, फलतः आरंभ से ही कंपनी की पूंजी जलयुक्त हो जाती है और उसकी आय उपार्जन करने की क्षमता दिखाए गए मूल्य लेख मूल्य के अनुपात में बहुत कम होती है। पता चलता है कि हम कभी कभी जो चार्ज लगा देते हैं बहुत अधिक मात्रा में लगा देते हैं, ठीक है, और पता चलता है कि जैसे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं हम उनको लाभांश जो है कि अधिक मात्रा में देते हैं, अधिक रेट से देते हैं, और पता चलता है हमारे कंपनी क्या है, उतना इनकम सी नहीं हो रहा है और हम क्या करे जा रहे हैं, लाभांश पे लाभांश दिए जा रहे हैं, ठीक है, हमें लग रहा है कि नहीं लाभांश बहुत अच्छा खासा हो रहा है, और क्या करता है वो उचित दर से नीचे जो होता रहता है, इसलिए क्या होता है, ये भी हमारे कैपिटलाइजेशन का, ओवर कैपिटलाइजेशन का कारण बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रवर्तन की ऊंची लागत। कह रहा है कि यदि प्रवर्तकों द्वारा प्रवर्तन संबंधी कार्यों में आवश्यकता से अधिक व्यय किया गया है तो इसका परिणाम यह होगा कि निर्मित कंपनी की बैलेंस शीट में आस्तियों की ओर प्रारंभिक व्यय साख, ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट के रूप में कई अमूर्त संपत्तियों को दिखाया जाएगा। जैसे देख लीजिए, प्रवर्तन की ऊंची लागत का कारण ये भी हो जाता है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि हम मान करके कुछ और चलते हैं, हम सोचते हैं कि कंपनी में क्या होगा, मान लीजिए रेट हम किसी चीज़ का फिक्स कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक मोबाइल लिए, मोबाइल की कंपनी बैठा रखे हैं, ठीक है, मोबाइल को हम सोच रहे हैं कि यह मोबाइल कितने रुपए में तैयार होगी, मान लीजिए 8,000 में ये मोबाइल तैयार हो जाएगी और हम क्या करेंगे, इसको आसानी से हम 10,000 में बेच सकते हैं, ठीक है, यानी कि 2,000 हम फायदा इस कंपनी पे, इस मोबाइल पे कमा सकते हैं। पता चलता है कि वो 8,000 ना होकर के वो क्या हो जाती है, 10,000 हो जाती है, 10,000 या 11,000 वो चली जाती है, उसकी लागत क्या हो जाती है, बढ़ करके 10,000 या 11,000 चली जाती है। अब इसको 10 से 11,000 हो जाने के कारण क्या होता है कि कंपनी में हम क्या हो जाता है, ओवर कैपिटलाइजेशन के ये भी कारण बन जाते हैं कि हम क्या हो जाते हैं, नुकसान में जाने लगे और हम बेचते हैं उसको 10,000 में, और कि मिलता कितना है, वो उसकी लागत क्या हो रही है, 11,000 हो रही है। इसलिए क्या होता है, ये भी ऊंची लागत हो जाती है, ये भी ओवर कैपिटलाइजेशन के कारण बनते हैं। अब कह रहा है उदार लाभांश नीति। उदार लाभांश नीति कुछ कंपनी में अपनी साख जमाने के उद्देश्य से यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे प्रारंभ में ऊंची दर से लाभांश घोषित करती है, ठीक है, यानी कि जो कंपनियां हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको ऊंची दर पर, मान लीजिए कि सब लोग दे रहे हैं 10%, ठीक है, और हम क्या कर दिए कि 12.5% दे दिए, 12.5% से हम दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि हमने तो जोश में आके होश खो दिया। जैसे बहुत बार होती है कि जैसे कभी बहुत सारे शॉपकीपर्स भी होते हैं, यानी कि जो दुकानदार होते हैं, वो भी क्या करते हैं, पता चलता है जैसे आजकल के क्षेत्र में ज़्यादा से देखा जाए कि मेडिकल क्षेत्र में क्या हो रहा है, जो भी मेडिकल्स वाले हैं ये क्या कर रहे हैं कि दवाओं पे छूट दे रहे हैं।
कोई 5%, कोई 10%, कोई 12%, कोई 13% इस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो ये होता क्या है कि जैसे हमने किया कि बाकी कंपनियां चल रही 10% की छूट पे और हम चल रहे हैं 12.5% की छूट पे, और जबकि प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 9% या 10% हो रहा है, ठीक है। और हम जब लाभांश 12.5% देंगे और हमारा जो लाभांश आ रहा है, जो हमारी आय हो रही 9-10% मिल रहा है हमको, और हम 12.5% अगर लाभांश देते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम क्या हो जाएंगे, अति पूंजीकरण यानी कि ओवर कैपिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह बात करता है दोषपूर्ण ह्रास नीति, यानी कि एक्स्ट्रा जो होती है। अब इसमें कह रहा है कि कुछ कंपनियां लाभ को अधिक दिखलाने के उद्देश्य से अवसर यानी कि प्रतिस्थापन एवं अप्रचलन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाती, अतः कुछ काल के बाद स्थिर संपत्ति की उपयोगिता एवं उनके वास्तविक मूल्य में कमी हो जाती है। तो कभी कभी कहा जाता है कि दिखावा करना भी क्या होता है, बहुत ही बेकार होता है। तो आप दिखावा करने के चक्कर में पता चलता है कि आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन अधिक करते हैं और आपका उसमें उसके हित में क्या होता है, नुकसान ज़्यादा होने लगता है। तो इस तरह की जब कार्य होने लगते हैं, ठीक है, तब भी या फिर आपका मटेरियल ही नहीं बचेगा, समय पे आपके क्या हो, आपके पास मटेरियल ही नहीं है, तो ऑर्डर्स तो आपको मिलेंगे लेकिन आप मटेरियल जब प्रदान नहीं कर पाएंगे तो ये आपका क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये भी क्या होता है, अति पूंजीकरण का कारण बनता है। तेजी के काल में स्थापित कंपनियां, जैसे मान लीजिए कि जब महंगाई जब बढ़ रही है, जब महंगाई क्या हो रही है, ऊपर चल रही है, और हम उसी समय क्या हो किसी कंपनी को स्थापित करते हैं, तो इसमें भी ये भी क्या होता है, हमारे पूंजीकरण की कारण बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।